नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एक बेहद अहम घटनाक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पदभार संभाला था। समझा जाता है कि राज्य के सत्ता संघर्ष में रूपानी मात खा गए हैं। नए मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बता दें, पिछले 5 महीने के भीतर ही बीजेपी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा असम में सर्बानंद सोनोवाल ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। विजय रूपानी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। रूपानी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा। बता दें, गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इसके मद्देनजर ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। समझा जाता है कि बीजेपी ने यह बदलाव इसलिए किया है कि उसे चुनाव के समय एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी भावनाओं का सामना नहीं करना होगा। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले SDM के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हरियाणा के करनाल में चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। शनिवार को चौथे दौर की बातचीत में सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच इस पर सहमति बन गई। समझा जाता है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित करेगी, जो 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट देगी। करनाल के तत्कालीन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा की इसमें भूमिका की भी जाँच की जाएगी। इस जाँच रिपोर्ट के आने तक आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसान घायलों के लिए मुआवजा और जान गंवाने वालों किसानों के परिजनों के लिए नौकरी की मांग भी कर रहे थे। अब सरकार ने ये कहा है कि 28 अगस्त के लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हुई थी, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी तरह बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज में जिस किसान की मौत हुई, उसके एक परिजन को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तालिबान ने अपने मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया, जो 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर होने वाला था। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फैसला पैसे बचाने के लिए हो सकता है लिया गया हो, क्योंकि देश पहले से ही नकदी की कमी से जूझ रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि तालिबान पर उसके सहयोगियों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के विरोध में दबाव डाला गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि तालिबान आज के दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा है। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, रूस, भारत और अमेरिका को इसके लिए निमंत्रण भेजा गया था और रूस की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई कि उनकी ओर से तालिबान सरकार के समारोह में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो देख रहा हूं, उससे मैं बहुत चिंतित हूं और ये एक तथ्य है कि अफगानिस्तान में तालिबान जीतने में कामयाब रहे हैं। इस तथ्य से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अन्य समूह प्रोत्साहित हो सकते हैं, जबकि वो तालिबान से अलग हैं और मैं उनमें कोई समानता नहीं देख रहा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनात्मक भूमिका निभाए। गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर तालिबान पर बरसे हैं। जावेद अख्तर ने इस बार तालिबान का साथ देने वाले सभ्य और लोकतांत्रिक देशों को निशाने पर लिया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा है कि हर सभ्य व्यक्ति, हर लोकतांत्रिक सरकार दुनिया के हर सभ्य समाज को तालिबानियों को मान्यता देने से मना करना चाहिए और अफगान महिलाओं के क्रूर दमन के लिए निंदा करनी चाहिए, या फिर न्याय, मानवता और विवेक शब्दों को भूल जाना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं मंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि घर पर रहने और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के तथाकथित सभ्य और लोकतांत्रिक देश तालिबान से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कितनी शर्म की बात है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की ओर से पेश होने के लिए एक नया समन भेजा गया है। ये समन कथित कोयला खदान घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। ED ने बनर्जी को 21 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। बनर्जी को मूल रूप से शुक्रवार को दिल्ली में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए आग्रह किया कि वो इतने कम समय में यात्रा नहीं कर सकते। बता दें, अभिषेक बनर्जी से इसी महीने 6 सितंबर को दिल्ली के जामनगर हाउस में 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की जा चुकी है। मुंबई के साकिनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। महिला से एक टेम्पो के अंदर बलात्कार किया गया था और बाद में प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी।
जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर जाएंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया और नेताओं की राय जानी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की दूरी नापने का फैसला करते हुए प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया। बता दें, प्रियंका 5 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।